हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे नए चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या आता है, मैं आपको इसका एक बेस बना के देता हूँ। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ जिससे आप ये जान पाओ कि आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए सर, इंडस्ट्री में दो तरीके से काम होता है। एक वो लोग हु आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो लोग जो सामान बनाने में लगे हुए हैं, गुड्स को बनाने में लगे हुए हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप पेन ले लो, एग्जांपल के लिए आप मार्कर ले लो, एग्जांपल के लिए आप लैपटॉप ले लो, एग्जांपल के लिए आप फर्नीचर ले लो, आप अलमीरा ले लो, आप टेबल ले लो, मोबाइल फोन ले लो। दीज आर द प्रोडक्ट विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनको इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने पर कॉस्ट क्या आते हैं। अगर इनको इनकी कॉस्ट पता लग जाए तो ये एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़कर उसे बेचना चाहेंगे सो दैट अपना प्रॉफिट कमा पाए। बड़ा सिंपल है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं हु आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो कोई प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि दे आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो सर्विसेज दिए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट सर्विस। सर, अगर आप कोई ओला उबर हायर करते हैं, कोई टैक्सी हायर करते हैं, तो वो कुछ बेचता नहीं है आपको, वो आपको सर्विसेज देता है। जैसे होटल इंडस्ट्री, वो आपको स्टे की सर्विसेज देते हैं। जैसे आपका सिनेमा हॉल, वो आपको अलग से सर्विसेज देते हैं। जैसे कोचिंग सेंटर आपको टीचिंग की सर्विसेज देता है। तो सर देखिए, देखा जाए तो हर इंडस्ट्री अलग है, हर इंडस्ट्री अलग है। मैं बोलूंगा इनफैक्ट इंडस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक वो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है, एक वो इंडस्ट्री जो इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अब जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग भी ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आखिरकार उनको सर्विसेज देने की कॉस्ट क्या आ रही है, सो दैट वो भी एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़कर अपने इस सर्विसेज के बदले में कस्टमर से चार्ज कर सके। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की, तो हम कहते हैं कि वो अपना एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़कर अपनी गुड्स को बेच सके, सेल कर सके और कस्टमर से रिकवर कर सके। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सेल शब्द जचता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं, टैक्सी वाला ये नहीं कहता कि मैं आपको 10 रुपए पर किलोमीटर बेचूंगा, ऐसा वर्ड नहीं होता। वो कहता है मैं आपसे 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करूंगा। सर्विस इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि उन्हें उनकी सही कॉस्ट पता हो, सो दैट वो एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ सकें और फिर वो अपने कस्टमर से डिमांड कर सकें। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दो तरीके से कॉस्टिंग पता करते हैं। एक जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरा जब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, वो अपनी कॉस्ट कैसे पता करते हैं। देखिए सर, सोच के देखिए, जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक दफा कॉस्टिंग पता करना आसान है। एक दफा फिर भी सोचा जा सकता है कि हाँ ठीक है, अगर आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो तो प्लास्टिक इतने का आया होगा, ठीक है, इसका रिफल इतने का आएगा, इंक इतने की लगी होगी, लेबर ने इसको बनाने के इतने पैसे लिए होंगे, फैक्ट्री का रेंट इतना आ गया होगा। चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई तो दे रहा है। अरे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते हो तो एक टेंजिबल वाली फील आती है कि हाँ चीजें दिख रही है, पेन बन रहा है, पेन को हम छू सकते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है इसे पता करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो एक इनटेंजिबल फील आती है। इनटेंजिबल एक सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज दे रहा है वो भी जानना चाहता है कि आखिरकार उसे सर्विसेज देने की कॉस्ट क्या आती है, आखिरकार उसे सर्विसेज देने की कॉस्ट क्या आती है, सो दैट वो भी एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करे और अपने कस्टमर से सही प्राइस चार्ज कर सके। एक्चुअली मुद्दा यही है, सारा मुद्दा यही है कि आखिरकार हम कस्टमर से चार्ज कितना करें, आखिरकार हम कस्टमर से पैसे कितने मांगे, हमारे प्रोडक्ट के बदले में या हमारी सर्विसेज के बदले में। स्टूडेंट कहता है जी ये तो बड़ा आसान काम है। मैंने कहा कैसे? सर देखिए, एक आदमी से कितने पैसे मांगने चाहिए ये बात जानने के लिए आप पड़ोसी दुकानदार को देख लो, वो सामान कितने में बेच रहे हैं। अरे अगर आप एक पेन बेचते हो तो देख लीजिए ऐसा ही पेन आपका पड़ोसी दुकानदार कितने का बेच रहा है, आप भी उतने का ही बेच लीजिए। सर अगर आप ऐसा जवाब देंगे तो आपने कॉस्टिंग की तो पूरी ऐसी तैसी कर दी। भाई फिर तो कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
हमें एक कस्टमर से कितना मांगना चाहिए, इनका तरीका भाई साहब कह रहे हैं कि आप साथ वाले दुकानदार से देख लो। अरे ये कैसे पॉसिबल है? साथ वाला दुकानदार तो रिनोल्ड का पेन बेच रहा है। रिनोल्ड एक बड़ी कंपनी है जो बल्क में मटेरियल परचेज करती है, बल्क में सामान परचेज करती है। उन्हें तो बड़ा सस्ता मटेरियल मिलता है, उन्हें सामान बड़ा सस्ता मिलता है, उनकी कॉस्ट बड़ी कम आती है। वो तो 5 रुपए में पेन बेच सकती है। भाई उनकी कॉस्ट 3 रुपए आती है तो वो तो 5 में भी पेन बेच देगी। लेकिन मेरी कंपनी तो नई कंपनी है, मैं तो एक नया मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने तो छोटा सा सेटअप लगाया है, मैंने तो थोड़ा सा मटेरियल खरीदा है, मुझे तो मटेरियल महंगा मिला है। मैंने बल्क में थोड़ा ना खरीदा है, मुझे मटेरियल महंगा मिला है। मेरे पेन बनाने की कॉस्ट 3 रुपए नहीं आती, हो सकता है मेरे पेन बनाने की कॉस्ट 6 रुपए आती हो, तो भला मैं मेरे पेन को 5 रुपए में कैसे बेच सकता हूं? भले ही पड़ोसी दुकानदार वो पेन को 5 में बेच रहा होगा, लेकिन मैं तो पेन को 5 में नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट 5 रुपए नहीं आती, मेरी कॉस्ट 5 रुपए नहीं आती, प्रॉफिट तो बाद की बात है। तो सर देखिए, एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सर देखिए, अगर आप बिना कॉस्टिंग को जाने पड़ोसी दुकानदार को देखकर सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हो, या एक रैंडमली सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हो, मन में आया चलो इतना ले लेते हैं, देखी जाएगी, ऐसे शब्द आप यूज करते हो, देखा जाएगा, इतना सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही खतरनाक होने वाले हैं। देखिए, अगर आप उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस ले रहे हो, यानी कि आपकी कॉस्ट तो बड़ी कम आ रही है, प्रॉफिट के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा सेलिंग प्राइस मांग रहे हो, तो आप ज्यादा दिन बाजार में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि पड़ोसी दुकानदार के पास उसे शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप उससे बहुत ही कम मांग रहे हो, बहुत ही सस्ता बेच रहे हो, तो ज़्यादा दिन मार्केट में आप भी टिक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप अपनी ही कॉस्ट से बेचोगे, कॉस्ट से कम पे बेचोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके बिजनेस में घाटा पड़ेगा, लॉस होगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कस्टमर से सही प्राइस चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से रेलेवेंट प्राइस चार्ज करना, सही प्राइस चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी लग सकता है पता जब हम पहले उस प्रोडक्ट की या उस सर्विसेज की कॉस्ट पता करें और फिर उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करें, तब जाकर पता लगता है कि आखिरकार हमें कस्टमर से कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए। सेम कहानी सर्विसेज में है। एक कैब सर्विस वाला, सर्विस कॉस्टिंग में भी यही है, यानी कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके साथ भी यही समस्या है। हाँ, बस वो ये नहीं कहते कि मैं अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का सेलिंग प्राइस क्या रखूं, क्योंकि ये शब्द थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सेलिंग प्राइस सर्विसेज में जचता नहीं है। देखिए सर, सर्विसेज के अंदर सेलिंग प्राइस वर्ड अच्छा नहीं लगता। वहां पर होता है हाउ मच रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, आखिरकार कस्टमर से कितना लिया जाए, कितना चार्ज किया जाए। चार्ज वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। देखिए सर, एक कैब वाला अपने 1 किलोमीटर के कितने पैसे चार्ज करे आपसे? 10 रुपए पर किलोमीटर ले, या 8 रुपए पर किलोमीटर ले ले आपसे, या 7 रुपए पर किलोमीटर ले ले, ये एक मुद्दा है। यहां सेलिंग प्राइस की तरह ये हो गया कि वो कितना चार्ज करे पर किलोमीटर। अगर मैं कैब सर्विस की बात करूं, एक सिनेमा हॉल वाला आपसे एक टिकट के कितने पैसे चार्ज करे? एक सिनेमा हॉल वाला, एक होटल वाला आपसे एक रूम के कितना रेंट चार्ज करे? सर ये इशू है, और ये सही तभी चार्ज हो सकता है जब इन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी सही कॉस्टिंग पता हो और वो एक रीजनेबल प्रॉफिट डिसाइड करके जब वो चार्ज करेंगे, तो वो सेलिंग प्राइस या वो जो रिकवरी फ्रॉम कस्टमर है वो एक सही प्राइस होगा, वो एक सही प्राइस होगा जिससे कि वो इंडस्ट्री के अंदर लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। हाँ जी प्लीज, तो आपको समझ में आया क्या मुश्किल आ रहा है? सर कैब वाली सर्विस को एग्जाम्पल को हम दोबारा लेते हैं। तो एक कैब वाला इस प्रॉब्लम में है कि वो आखिरकार कस्टमर से 1 किलोमीटर के कितने रुपए चार्ज करे। सर सोचिए कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितना प्रैक्टिकल, मतलब हम एग्जैक्टली वो जानना चाह रहे हैं जो समस्या हम मार्केट में रोज देखते हैं। कि भाई सोचने वाली बात है, हम एक कैब वाले के पास गए, उसने बोला जी मैं आपसे 8 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। क्वेश्चन ये है कि ये 8 रुपए पर किलोमीटर इसने डिसाइड कैसे किया? एक सिनेमा हॉल में है कि आपकी टिकट जो है वो 300 रुपए पर सीट है, पर पर्सन है, तो आखिरकार सिनेमा हॉल वाले ने 300 रुपए पर टिकट कैसे डिसाइड की? और जब आप डीटीसी बस की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, तो मैं बोलूंगा सोचो कॉस्ट अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपको यह डिसाइड कराएगा कि अगर आपको इतनी दूर जाना है तो आपको एक बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ी और दूर जाना है तो कितने पैसे लेने चाहिए, बहुत दूर जाना है तो कितने पैसे लेने चाहिए। अब डीटीसी बस में देखो ना, अगर आपको पहले स्टॉप तक जाना है या दूसरे स्टॉप तक जाना है तो रेट अलग है,
अगर आपको थोड़ा और दूर जाना है तो रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आखिरकार ये बस वाले, सिनेमा हॉल वाले, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं कि आखिरकार एक कस्टमर से 1 किलोमीटर के कितने पैसे चार्ज किए जाए? ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे सर्विस कॉस्टिंग के अंदर। सोचिए सर, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रियलिस्टिक चैप्टर है। अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो, वहाँ डिबेंचर अकाउंट बनाते रहते हो, वो अकाउंट बनाते रहते हो, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा कम यूज होता है। लेकिन ये देखिए सर, आप सीधा सीधा देख रहे हो, सीधा सीधा देख रहे हो कि आखिरकार एक कस्टमर से कितने पैसे मांगे जाए, एक कस्टमर से कितने पैसे मांगे जाए, ये आपको बताएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व हो तो जो है आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलिए सर, मैंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बेस बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आखिरकार ये चैप्टर हम